बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस। और कौन सा पार्ट चल रहा था उसका? चल रहा था होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स और होम्योस्टेसिस इन मैन। काफ़ी सारी वीडियोस देखी। पार्ट 13 जो है आपकी बुक का देखने जा रहे हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है पार्ट 13 होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स का पार्ट 13। क्या नाम है इसका? ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनीज की मदद से ऑस्मो रेगुलेशन का होना आपकी बॉडी में। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है? थोड़ी मुश्किल नहीं होगा, मतलब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रा तसल्ली से, जल्दबाजी करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। पहले कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। ये ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनीज, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए। आप अपनी बॉडी को पहले उस पर गौर करें। आपकी जो बॉडी है ना, ये किससे मिलके बनी है, इस पर पहले गौर करें। आपकी बॉडी बोन्स से मिलके बनी है, और क्या है? फ्लैश, गोश्त जो है आपका, उससे मिलके बनी है, और ब्लड है, प्लस गैसेस हैं, और बाकी थोड़ी छोटी मोटी सी चीज़ें हैं। ये आपकी टोटल बॉडी है। फिर बाल भी हैं, नेल्स भी हैं, ये छोटी मोटी सी चीज़ें। मेजर चीज़ें जो है ना, वो मेरे ख्याल में आपकी यही हैं, ठीक है, जो आपका मेजर मास बॉडी का बनाती हैं। बोन्स हैं, फ्लैश, गोश्त है, ब्लड है, गैसेस को मैंने शामिल किया क्योंकि गैसेस का आना जाना बॉडी में से लगा रहता है। ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, एटसेट्रा। एक और चीज़ है आपकी बॉडी में जो कि आपकी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है वाटर, पानी। पानी कहाँ मौजूद है? अब बोलेंगे पानी तो सर हमारी बॉडी में कहीं नज़र नहीं आ रहा। हमारी बॉडी में, ये तो बात समझ में आ रही है, हमारी बॉडी बोन से मिलके बनी है, फ्लैश से, गोश्त से मिलके बनी है, ब्लड से मिलके बनी है, और गैसेस का भी आना जाना है, और दूसरी चीज़ें भी हैं। लेकिन ये जो वाटर की आप बात करते हैं, वाटर, ये कहाँ मौजूद है? ये जितनी चीज़ें आपने सुनी है ना, बोन्स, फ्लैश, ब्लड, इवन गैसेस भी जो आपकी बॉडी में आ रही हैं और जा रही हैं, ये भी पानी को लेके आ रही हैं और पानी को लेके जा रही हैं, ठीक है? ये वाटर आपकी बोन्स में मौजूद है, ये वाटर आपके फ्लैश, गोश्त में मौजूद है, ये वाटर जो है आपके ब्लड में मौजूद है। समझ में आ रही है बात? सिर्फ ब्लड को अगर लें, अब एक और रुख से ज़रा आपकी बॉडी को देखते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे, मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना। अब एक और रुख से आपकी बॉडी को देखते हैं। आपकी बॉडी किससे मिलके बनी है? पूरी की पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, सेल्स प्लस ब्लड से मिलके बनी है, सेल्स प्लस ब्लड से मिलके बनी है आपकी पूरी। मुझे देख लें आप, पूरी बॉडी मेरे ये हाथ पैर वगैरह, ये वो नाखून, सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा मैं किससे मिलके बना हूँ? सेल्स से। इन सेल्स के दरमियान जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, इन सेल्स के दरमियान, सेल के अंदर नहीं कहा मैंने, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये नहीं कहा सेल्स के अंदर, नहीं, मैंने कहा सेल्स के दरमियान। ये सेल्स बने हुए, इनके दरमियान ये ब्लड फ्लो कर रहा है। ये सेल बने हुए, इनके दरमियान ये ब्लड फ्लो कर रहा है, अंदर नहीं, ठीक है, इनके दरमियान। ये बड़ा अहम नुक्ता है समझना। तो ये ब्लड जो है वो इन सेल्स के दरमियान जो है वो घूम रहा है। अब मेरी पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, और जब मैं कह रहा हूँ कि सेल्स के दरमियान ब्लड घूम रहा है, तो पूरी बॉडी में सेल मौजूद हैं, तो डेफिनेटली ब्लड भी पूरी बॉडी में मौजूद है। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि सेल्स के दरमियान जो स्पेस है सारी की सारी फिलअप हुई हुई है इस ब्लड से। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब ज़रा समझिएगा एक चीज़, ये वाटर, अब ज़रा इस वाटर को समझ लीजिए। मैंने पूरी बॉडी की बात की है। देखें, आपकी बॉडी मतलब आपके बोन्स जो हैं ये भी सेल्स से मिलके बने हैं, गोश्त जो है वो भी सेल्स से मिलके बना है, ठीक है? ब्लड के अंदर भी सेल्स हैं, इसकी तरफ आता हूँ।
बाकी मेजर चीज़ तो आपकी बॉडी की यही है ना, बोन्स, फ्लैश, ठीक है, और मसल्स भी ले लेते हैं। फ्लैश गोश्त को कहते हैं, मसल्स, क्योंकि गोश्त से आपके जहन में ये बात आ रही होगी, ये जो गोश्त हम खाते हैं, मसल्स को ले लें। जैसे ब्रेन है, ये भी मसल्स हैं, जो हार्ट हैं, लंग्स हैं, लिवर है, इंटेस्टाइन्स हैं, ये किससे बन के बने? ये गोश्त से तो मिल के नहीं बने, ये बोन्स से मिल के भी नहीं बने, फिर किससे मिल के बने? मसल्स से मिल के बने, मसल्स कहलाते हैं। बहरहाल तो आपकी बोन्स जो हैं वो भी सेल्स से मिल के बनी है, आपका जो गोश्त है वो भी सेल्स से मिल के बना है, आपके मसल्स जो हैं वो भी सेल्स से मिल के बने हैं। याद रहे, जो आपका गोश्त है वो भी असल में मसल्स ही हैं, ठीक है। यानी कि बोन्स को छोड़ के जो सॉलिड चीज़ है वो मसल्स हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। और ये मसल्स और ये बोन्स किससे मिल के बने हैं? ये सेल्स से मिल के बने हैं। सेल्स के दरमियान ब्लड फ्लो कर रहा है। अब इस वाटर को ले लेते हैं। वाटर दोनों जगहों पे मौजूद है, ज़रा समझिएगा इस बात को। वाटर आपके सेल्स में भी मौजूद है, सारे सेल्स में वाटर मौजूद है, ठीक है। और वाटर आपके ब्लड में भी मौजूद है, ये मत भूलिएगा, दोबारा बता रहा हूँ। ये सेल्स और इनके दरमियान ये जो स्पेस है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो वाटर जो है वो इस ब्लड में भी मौजूद है और वाटर जो है वो इन सेल्स में भी मौजूद है। आपकी ज़िंदगी की बका के लिए सेल्स क्या ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी की बका के लिए क्या ब्लड ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो आप हैं। अगर सेल्स हैं तो मतलब आप हैं, और आप अगर कायम व दायम हैं, आपके सेल्स कायम व दायम हैं, तो उसमें एक बड़ा किरदार जो है वो आपके ब्लड का है। और आपके सेल्स और आपके ब्लड की बका का दारो मदार इस वाटर की मौजूदगी पर है। जी, ये बात ज़रा समझिएगा। ये वाटर अगर सेल्स में कम हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी लेफ़्ट राइट होना शुरू हो जाएगी, और यही वाटर जो है अगर ब्लड में कम होना शुरू हो जाता है तब भी आपकी ज़िंदगी लेफ़्ट राइट होना शुरू हो जाएगी। एक मुनासिब मिक़दार वाटर की आपके सेल्स में होनी चाहिए और एक मुनासिब मिक़दार वाटर की आपके ब्लड में होनी चाहिए। जितनी ज़रूरत ब्लड के अंदर वाटर की है उतना होना चाहिए, और जितनी ज़रूरत वाटर की सेल्स के अंदर है उतना होना चाहिए। अगर तो बढ़ गया तो भी नुकसान है। वाटर अगर सेल्स में या ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो भी नुकसान है। वाटर अगर सेल्स या ब्लड में घट गया तो भी नुकसान है। ना तो बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। वाटर का लेवल इन दोनों जगहों पर बैलेंस होना चाहिए। और ऑस्मो रेगुलेशन जो है, ऑस्मो रेगुलेशन, ये निज़ाम ही वो है, ये वो सिस्टम है जिसका काम ही ये है कि वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस रखना। जितनी ज़रूरत सेल्स में है सेल्स में हो, जितनी ज़रूरत ब्लड में है ब्लड में हो। ना तो ब्लड की वाटर की मिक़दार बढ़े ना वाटर की मिक़दार कम हो। इस चीज़ को इंश्योर कौन सा निज़ाम करता है आपकी बॉडी के अंदर? ऑस्मो रेगुलेशन उस निज़ाम का नाम है। समझ में आ रही है बात? और ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है जो कि किस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर यानी कि आपके सेल्स और ब्लड के अंदर जो मुनासिब मिक़दार वाटर की होनी चाहिए वो रहे, ना तो उससे बढ़े ना उससे कम हो। इस ऑस्मो रेगुलेशन निज़ाम को मेंटेन करने के लिए ये किडनीज़ का बड़ा अहम किरदार है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो किडनीज़ हैं उनकी मदद से ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो ये काम करता है कि वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस करके रखता है। जितनी ज़रूरत सेल्स में है सेल्स में होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत ब्लड में वाटर की है उतनी ही होनी चाहिए। ये निज़ाम ये काम कर सकता है किसकी मदद से? किडनीज़ की मदद से। किडनीज़ जो है वो हेल्प करेंगी, किडनीज़ जो है वो हेल्प करेंगी। किस चीज़ को हेल्प करेंगी? इस निज़ाम को, ऑस्मो रेगुलेशन को, ताकि ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या कर सके? रेगुलेट कर सके, बैलेंस रख सके। किस चीज़ को? आपकी बॉडी के अंदर वाटर की मिक़दार को, यानी कि आपकी बॉडी के सेल्स में और ब्लड में वाटर की मिक़दार को बैलेंस रख सके। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चलें।
अब प्रॉब्लम होती किस जगह पे, अब ज़रा समझिएगा, प्रॉब्लम होती किस जगह पे। बड़ी अहम वीडियो है ये, बहुत अहम वीडियो। प्रॉब्लम होती किस जगह पे। पानी का प्रॉब्लम यह है कि अगर ये कम या ज़्यादा हो, एक जगह पर रुक नहीं सकता पानी। आपकी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है, आपकी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है। सेल्स में वाटर मौजूद है, इन्हीं सेल्स के आपकी बॉडी जो है वो ब्लड से भी मिलके बनी है। ये ब्लड कहाँ है, सेल्स के दरमियान मौजूद है, इसमें भी वाटर मौजूद है। नेचुरली ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस, ये एक प्रोसेस है, ये क्या है, प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के ज़रिए होता क्या है, इस प्रोसेस के ज़रिए वाटर बैलेंस होता है, वाटर बैलेंस करता है अपने आप को, वाटर बैलेंस करता है अपने आप को खुद ब खुद। पानी जो है अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस करता है। किस तरह बैलेंस करता है, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से फ्लो होके कहाँ चला जाता है, जहाँ कम होता है। समझ में आ रही है बात। पानी क्या करता है, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से फ्लो होके कहाँ चला जाता है, जहाँ कम होता है। अब एक बात को ज़रा समझिएगा, ये सेल्स जो हैं आपकी बॉडी के, इसके अंदर जो पानी है और जो ब्लड है, इसके अंदर भी सेल्स हैं, ये याद रहे। ब्लड आपका, इसको भी ज़रा समझ ले, दो चीज़ों से मिलके बनता है। ब्लड सेल्स जो कि 3 किस्मों के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। कलेक्टिवली इन तीनों को रेड ब्लड से, इनको कलेक्टिवली तीनों को ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो आपका ब्लड एक तो इन ब्लड सेल्स से मिलके बनता है, दूसरी जो चीज़ है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलके आपका ब्लड जो है वो बनता है। पानी जो है वो प्लाज्मा में मौजूद है, वाटर कहाँ है, प्लाज्मा में मौजूद है। और यही वाटर जो है प्लाज्मा से कहाँ जाता है, सेल्स में जाता है। ठीक है, आपके सेल्स को वाटर की ज़रूरत है ना, तो कहाँ से जाएगा, उस चीज़ से जाएगा, वो चीज़ जो सेल्स के दरमियान घूम रही है। सेल्स के दरमियान कौन सी चीज़ घूम रही है, ब्लड घूम रहा है। ब्लड की किस चीज़ में, कौन से हिस्से के अंदर पानी मौजूद है, प्लाज्मा जो है उसमें पानी मौजूद है। और यहाँ से फिर प्लाज्मा से पानी कहाँ चला जाता है, आपके सेल्स में चला जाता है। अब मैं ये बात कर रहा था कि पानी जो है, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है नेचुरली क्या करता है, अगर तो कहीं पानी कम होगा और किसी जगह ज़्यादा होगा तो खुद ब खुद पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ खुद ब खुद फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं और ये जो प्लाज्मा है, इनमें पानी कम और ज़्यादा को ज़रा समझिएगा। अगर सेल्स आपकी बॉडी के हैं, उनमें जो पानी है अगर कम हो जाता है, ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर कम हो जाता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो जाता है, जी ज़रा इसको समझिएगा। ये मत भूलिएगा कि जिसको आप कमी समझ रहे हैं ना, कि सेल्स के, आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर पानी जो कम हो गया है, तो क्या वाकई वो सेल्स के लिए कम है। अगर प्लाज्मा को देखें तो पानी यहाँ पर अगर ज़्यादा हो जाए तो ब्लड के प्लाज्मा में से पानी कहाँ जाएगा, आपके सेल्स के अंदर चला जाएगा, सेल्स के अंदर चला जाएगा। लेकिन 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 आप समझिए इस बात को कि ज़रा सेल्स के अंदर जो पानी आप समझ रहे हैं ना कि कम है, वो सेल्स के लिए कम नहीं है। जी ज़रा इस बात को समझिएगा, प्लाज्मा में पानी ज़्यादा है, सेल्स में पानी कम है, लेकिन वो कम पानी सेल्स के लिए कम नहीं है, सेल्स के लिए मुनासिब है, बैलेंस्ड है। ये जो कम पानी है ये सेल्स के लिए बैलेंस्ड है। जितनी सेल्स को नीड है
वो ये पानी बिल्कुल मुनासिब है। समझ में आ रही है बात। और प्लाज्मा में जो ज़्यादा पानी है वो यहाँ पर फ़्लो करता है अगर सेल्स की तरफ, तो क्या समझ के फ़्लो करता है, यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है ना। सपोज़ करते हैं प्लाज्मा के अंदर 10 लीटर पानी है, प्लाज्मा के अंदर गुंजाइश ज़्यादा है, ये 10 लीटर पानी एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन जो आपकी सेल्स हैं वो कितना, वो 8 लीटर पानी जो है वो एकोमोडेट कर सकते हैं, 8 लीटर। तो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली प्लाज्मा के अंदर जो पानी है वो 10 लीटर है, आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जो पानी है वो 8 लीटर है। तो ये ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ख़ुद ब खुद आपके ब्लड में से, प्लाज्मा में से वाटर निकल के सेल्स के अंदर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस, कि ये 10 लीटर है प्लाज्मा में पानी और ये वाटर के अंदर 8 लीटर है, तो ये बज़ाहिर तो ज़्यादा और कम है, लेकिन आपके सेल्स की नीड ये 8 लीटर ही तो है। समझ आ रही है बात। आपके सेल्स की नीड ये 8 लीटर है, उसको इतना ही चाहिए। तो अगर यहाँ पर नेचुरली पानी जो है वो प्लाज्मा से आपके सेल्स के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा, और होना चाहिए क्योंकि ये होगा, पानी ज़्यादा से कम की मिकदार की तरफ फ्लो करेगा नेचुरली, तो उसके बाद क्या होगा, आपके सेल्स को नीड 8 लीटर पानी की है। प्लाज्मा यहाँ से 10 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, तो यहाँ से 1 लीटर पानी जब यहाँ जाएगा ये 8 से 9 लीटर हो जाएगा, ये भी 10 से 9 लीटर हो जाएगा। प्लाज्मा में भी पानी हो गया 9 लीटर, सेल्स में भी पानी हो गया 9 लीटर, बैलेंस हो गया पानी दोनों साइड पे। लेकिन इसका नतीजा निकला क्या पता है, आपकी बॉडी के ये जो सेल्स हैं ये बर्स्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर तो बैलेंस हो गया, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आ गया सेल्स के अंदर, सेल स्वेलअप हो जाएंगे, फूल जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी, अल्लाह ना करे। आपने थोड़ा सा रियलाइज़ किया, फील किया कि ये इतना आसान नहीं है। जब भी मैं शुरू में कह रहा था कि थोड़ा तसल्ली से ज़रा, इतना आसान नहीं है ये जी। अब क्या करें? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये वही निज़ाम है, उसका काम ही ये है कि इस चीज़ को बरकरार करके रखना, रोक देना इस पानी को, कि जो ये समझ के आगे आ रहा है कि चलो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम है, बराबरी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ पर तो नीड ही सिर्फ 8 लीटर की है। इस चीज़ को रोकने का निज़ाम ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन इस बात को इंश्योर करेगा कि जिसकी जितनी ज़रूरत है पानी की, उसको उतना ही पानी जो है वो मिले, उससे ज़्यादा उसको ना मिले, और वाटर जो है वो अपना नेचुरल फ़्लो जो करता है वो वैसा ना करे, और अगर वो करता भी है तो उसको रोका जाए। कैसे रोकेगा ऑस्मो रेगुलेशन? किडनीज़ के ज़रिए। कैसे? जब भी ऐसा होगा कि इजाफी वाटर प्लाज्मा में आएगा, ऑस्मो रेगुलेशन क्या करेगा भाई, इजाफी वाटर प्लाज्मा में भी तो कहीं से आएगा ना, कहाँ से आएगा? आप पानी पिएंगे तभी आएगा। आपने 8-10 गिलास पानी के चढ़ा लिए, वो पानी कहाँ गया? आपके ब्लड में ही गया। ब्लड में जाएगा ना, सेल्स में तो बाद में जाएगा, पहले तो ब्लड में जाएगा ना, क्योंकि आपके सेल्स तक कोई भी चीज़ जाती है वो ब्लड तो लेके जाता है, तो पहले ये पानी ब्लड में जाएगा। अब जब ये ब्लड में जाएगा, आपका ऑस्मो रेगुलेशन सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि गड़बड़ हो चुकी है, ब्लड में, प्लाज्मा में पानी जो है वो ज़्यादा हो गया है, गड़बड़ हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं, सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर। उन सिक्योरिटी वालों को कहा जाता है रिसेप्टर्स। क्या कहा जाता है? रिसेप्टर्स। ये सिक्योरिटी वाले जो रिसेप्टर्स हैं, इनका काम ही ये है कि इस चीज़ को जो है वो ज़रा चेक किया जाए। रिसेप्टर्स ये कहाँ मौजूद हैं? ये प्लाज्मा में मौजूद है। चेक एंड बैलेंस करना इनका काम है। तो जैसे ही इजाफी पानी आया, H2O इंक्रीज़ हुआ, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिटेक्ट कर लिया, रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया, और उन्होंने बोला ओह गड़बड़ हो चुकी है, पानी जो है वो उसका लेवल प्लाज्मा में बढ़ रहा है, अगर इसको कम ना किया तो ये वाटर कहाँ जाएगा? सेल्स में एंटर होगा, सेल्स को बस्ट कर देगा, काम ख़राब हो जाएगा। क्या करना चाहिए? ये रिसेप्टर्स बेचारे खुद कुछ नहीं कर सकते,
ये इस इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ जाएंगे, सीधे जाएंगे ब्रेन की तरफ, क्योंकि ब्रेन कंट्रोलर है भाई, कोई भी काम ब्रेन की ऑर्डर के बगैर नहीं हो सकता। रिसेप्टर्स इस इंफॉर्मेशन को ले जाएंगे ब्रेन में। ब्रेन के कौन से पार्ट में, एक पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जो पार्ट है हाइपोथैलेमस ब्रेन का, इसका काम क्या है, इसका काम है कंट्रोल करना। और भी काम है इसके, लेकिन इसका जो एक काम है वो कंट्रोल करना, कंट्रोल द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन का, उसका क्या काम है, उसका काम यह है कि वो और दूसरे काम भी करता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है किस चीज़ को, रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पी साइज़ के होते हैं, मटर के दाने का साइज़ होता है इसका। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो पी साइज़ का है, मटर के दाने के साइज़ का है, ये आपकी ब्रेन की जो बेस है, ब्रेन की जो बेस है, ये टॉप साइड हो गई आपकी ब्रेन की, ये नीचे वाली साइड जो है वो, ये वाली बैक साइड वाली, ये बेस कहलाएगी। ठीक है, ये जो साइड है ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और ग्लैंड्स का काम क्या है, कोई से भी ग्लैंड हो, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स होते कैसे हैं, आप च्युइंगम बबल गम तो खाते हैं, खाई होगी कभी ज़माने में, बबल गम खा के उसके बाद फिर वो अजीब सी चिपचिपी सी हो जाती है, थोड़ी सी पूरी आप ना खाएं, उसका रस ना पिएं, बल्कि बबल गम जो है उसको थोड़ा सा मुंह में लेके च्यू करें, उसमें सैलिवा मिक्स करें, उसके बाद थोड़ा सा, ये मिसाल थोड़ी गंदी सी तो है लेकिन आपको बड़ी अच्छी समझ में आ जाएगी, ये ग्लैंड्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आप। तो वो जो च्युइंगम है, बबल गम आपने खाई है, उसमें आपने सैलिवा मिक्स हो चुका है, ठीक है, वो चिपचिपी हो चुकी है, आपने मुँह से निकाल के उसको दीवार के साथ ऐसे चिपका दी, मम्मा ने बोला क्या गंदगी कर रहे हो, आप बोलते हैं मम्मा को एक मिनट वेट करें, मम्मा आपको ज़रा बताता हूँ कि प्रैक्टिकली ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होते किस शक्ल में। ये आप च्युइंगम देख लें, जैसी ये चिपकी हुई है ना, और इसमें से जैसे रस टपक रहा है, रस टपक रहा है, शीरा जो है वो टपक रहा है, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कुछ जगहों पर इसी तरह बबल गम की तरह की चीज़ें चिपकी हुई हैं, उन्हीं को ग्लैंड्स कहा जाता है, उन्हीं को ग्लैंड्स कहा जाता है। और जिस तरह इस च्युइंगम से ये शीरा जो टपक रहा है ना, रस टपक रहा है, बिल्कुल इसी तरह इनसे, ग्लैंड से भी एक शीरा सा, एक केमिकल सा रिलीज़ होता रहता है, टपकता रहता है, उनको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। उनको क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं। आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है, ठीक है, और उसमें से भी जो है वो हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये जो है हमारे पास हाइपोथैलेमस, इसका काम क्या है, इसको कंट्रोल करना, हॉर्मोन्स को। कौन से हॉर्मोन्स, जो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ कर रहा है। इन हॉर्मोन्स का नाम है ADH। ADH हॉर्मोन्स आपके बॉडी में हज़ारों लाखों किस्मों के हैं, ठीक है। ये वाला जो हार्मोन है इसका नाम है ADH। इसको कंट्रोल करने का निज़ाम किसके पास है, इसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, कि इसने प्रोड्यूस करना है इनको, इन हार्मोन्स को, और कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या कम प्रोड्यूस करना है, ये सारा इख्तियार हाइपोथैलेमस के पास है। हाइपोथैलेमस बोलता है भाईजान पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा करो, ADH को ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर दो, तो ये बेचारा ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू हो जाता है। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है ADH को कम रिलीज़ करना शुरू करो, तो ये कम रिलीज़ करना शुरू कर देता है। समझ में आ रही है बात। अब ये ADH करता क्या है, ये ADH ये करता है कि जब ये ब्लड में शामिल हो जाता है तो ये ब्लड के ज़रिए सीधा कहाँ जाता है। पहली बात तो ये है कि ये रिलीज़ होगा कितना। अब इस सिचुएशन के अंदर जबकि बॉडी में आपके पानी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आपने 8-10 गिलास पानी के पी लिए हैं, ADH जो रिलीज़ होगा, ठीक है, इसके फुल वर्ड्स भी बताता हूँ, लिखे हुए हैं मैंने। ये ADH हार्मोन जो रिलीज़ होगा, अब ये क्या होगा, मोर ये ज़्यादा रिलीज़ होगा या लेस ये कम रिलीज़ होगा। दोनों सिचुएशंस हैं, ये ज़्यादा भी रिलीज़ हो सकता है
ये कम भी रिलीज़ हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर H2O की पोजीशन क्या है। H2O इंक्रीज़ हो रहा है, आपने 8-10 गिलास पानी के पी लिए हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बुरी तरीके से पसीना आपकी बॉडी से निकला है और उसके ज़रिए वाटर रिलीज़ हो गया है आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी में पानी की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, या डिक्रीज़ हो गया है H2O, ये पोजीशन हो गई है, तो इसी को देखते हुए ये ADH जो है वो रिलीज़ होगा। लेकिन इसका पहले काम तो देखें आपके, ये जाके करेगा क्या। इसके लिए आपको ज़रा नेफ्रॉन की तरफ चलना पड़ेगा। नेफ्रॉन, आपको याद है नेफ्रॉन? पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी होंगी उनको याद होगा। उसके साथ एक कलेक्टिंग डक्ट होती थी, उसके साथ क्या होती थी, एक कलेक्टिंग डक्ट होती थी, और ये लूप ऑफ हैनल ये बन रहा, ठीक है। और उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पिग्जम, दूसरा कौन सा था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्मल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये था। और उसके साथ फिर ये जो है यहाँ पर कप शेप्ड जो है वो क्या था, ग्लोमेरुलस था। ये जो इसमें से ये ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स इसके ऊपर ओवरलैप हुई हुई है इस पूरे नेफ्रॉन के ऊपर, कैपिलरीज, और उनमें जो ब्लड है वो ब्लड यहाँ से फ़िल्टर आउट होता है, निकलता है। अब ब्लड जब फ़िल्टर आउट होता है तो ब्लड में प्लाज्मा भी तो फ़िल्टर आउट होगा, समझ आ गई बात। यहाँ से जो भी चीज़ें ब्लड में से निकलेंगी, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, सब वो इस जगह पर आएंगी, इस बूमन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ फिर क्या होगा, उसमें जो है वो वाटर भी तो आएगा, और यही ब्लड, यही वाटर आगे जाके यहाँ पर, आपको पता है ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं इनमें रीएब्जॉर्ब होता है। कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स ये जो हैं, कलेक्टिंग डक्ट ये क्या कर रही है, ये कलेक्ट कर रही है यूरिन को, कलेक्ट कर रही है यूरिन को। जो यूरिन यहाँ पे सारा बन रहा है वो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है यूरिन। याद रहे कि ये यूरिन जो है इसके अंदर H2O भी मौजूद है, प्लस यूरिया भी मौजूद है, प्लस सॉल्ट्स भी मौजूद हैं। ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं आपके यूरिन में, पानी भी है, यूरिया भी है और सॉल्ट्स भी है। इसकी मिकदार पानी की सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम। अगर पानी की मिकदार यूरिन में बहुत ज़्यादा हो तो आप उसको कहते हैं यूरिन जो है वो डाइल्यूट आ रहा है, पतला आ रहा है। डाइल्यूट मतलब पतला यूरिन। और पतला यूरिन कब होता है, जब उसका कलर जो है वो येलो नहीं होता, वाइट कलर का होता है। और ये इस बात की पहचान है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया है, ठीक है, इस वजह से ये यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। इसके मुकाबले में अगर पानी आपने कम पिया होगा तो अब जो यूरिन निकलेगा वो कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा। क्यों? और ये कंसंट्रेटेड कब होगा, जब पानी जो है वो उसकी मिकदार ब्लड उसमें यूरिन में कम होगी। समझ में आ गई बात? पानी की मिकदार किसकी कम होगी यूरिन के अंदर, तो यूरिन आपका कंसंट्रेटेड होगा, कलर कैसा होगा, पीला होगा। अब ये सिचुएशन ज़रा देखें, आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ गई ना, 8-10 गिलास पानी पी लिया आपने, अब क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है आपको यूरिन तो आएगा ही, यूरिन तो आएगा ही। ADH जो है, ये जो हार्मोन है, अब इसका काम शुरू होता है, ये लेस प्रोड्यूस होगा, ये लेस प्रोड्यूस होगा, ये कम मिकदार में प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये ADH जो है वो प्रिवेंट मतलब रोकता है, ये ADH हार्मोन जो है वो रोकता है किस चीज़ को, कि आपका ब्लड जो है वो डाइल्यूट ना हो, सॉरी यूरिन जो है वो डाइल्यूट ना हो, प्रिवेंट टू डाइल्यूट यूरिन, प्रिवेंट टू डाइल्यूट यूरिन। ये ADH जो है वो इस चीज़ को रोकता है कि आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट ना होने पाए। अब ज़रा समझिए इस बात को, अगर ADH जो है वो इस चीज़ को रोकता है कि आपका यूरिन डाइल्यूट ना होने पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके यूरिन के अंदर H2O जो है वो कम होना चाहिए। बात को ज़रा समझिएगा, H2O जो है वो कम होना चाहिए। एक चीज़ मैं गलत बोल गया हूँ, ज़रा उसको क्लियर करता हूँ, अभी आगे आ रहा हूँ, ज़रा इसको बता दूँ। तो ये क्या कर रहा है, ADH वो बोल रहा है कि आपके जो है वो यूरिन जो है वो डाइल्यूट ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में
यूरिन के अंदर वाटर जो है वो कम हो, इसकी ये कोशिश होती है, वाटर जो है वो कम हो, यानी कि पानी की कमी, H2O की कमी का जिम्मेदार ये ADH है। अगर ये मोर होगा, ये ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, आपका ब्लड कंसनट्रेटेड होगा, पीला होगा, उसमें पानी की मिकदार कम होगी, क्योंकि ADH का काम ही ये है। ये ज़्यादा मिकदार में होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये रोकेगा कि आपका ब्लड जो है वो डाइल्यूट ना होने पाए, और उसके अंदर जो है वो किस तरह से और कैसे डाइल्यूट ना होने पाए, आपके यूरिन के अंदर जो है वो वाटर ना जाए, वाटर ना जाए, तो ये क्या करेगा, ये इसको रोकेगा। अब ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार बढ़ चुकी है, इसको कम करना है। इसका मतलब अगर पानी की मिकदार बढ़ चुकी है आपकी बॉडी के अंदर, इसको कम करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ये डाइल्यूट यूरिन जो है वो होना चाहिए, आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन का मतलब ये है कि इसमें वाटर जो है वो ज़्यादा मिकदार में आ चुका है। लेकिन ये ADH क्या करेगा, ADH चाहता है कि यूरिन जो है वो डाइल्यूट ना हो, इसलिए इसकी मिकदार को लेस होना पड़ेगा। ये कम होगा तो उतना ही ज़्यादा ये टेंशन कम क्रिएट करेगा ADH। समझ में आ रही है बात? ADH का बुनियादी किरदार ADH का, ये कम होगा तो फिर ये है कि ये जो इस कोशिश में है कि आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट ना हो, तो ऑटोमेटिकली अब जो है आपका यूरिन डाइल्यूट होगा, मतलब उसमें पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी, पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके कम होने से यूरिन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो रही है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि वो इजाफी पानी जो आपकी बॉडी में आ गया था वो अब निकल रहा है इस डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए आपकी बॉडी से, लेकिन उसके लिए ADH को कम होना पड़ेगा। और आपका जो हाइपोथैलेमस है ना, वो सिर्फ आपके एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिर्फ इतना ही बोलेगा कि भाई ADH जो रिलीज़ कर रहे हो ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा कि ADH जो रिलीज़ कर रहे हो ना उसकी मिकदार कम कर दो, उसकी मिकदार कम कर दो, क्योंकि ये यूरिन को डाइल्यूट होने से रोक रहा है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। बस एक चीज़ की करेक्शन आपकी बुक के अंदर कर दूं, एक जगह पर लिखा हुआ है क्या, ये ADH के भी फुल वर्ड बता दूं और आपकी बुक में करेक्शन भी कर दूं। टीचर्स हजरात ख़ास तौर पे वो पढ़ते हैं बुक को ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, तो आप ज़रा इसको भी देख लीजिए। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस भी आते हैं। टीचर्स ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं, स्टूडेंट्स भी देते हैं, टीचर्स भी देते हैं। बस आप लोग दुआ करते रहें तो ये कारवां जो है ना वो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। मैं ज़रा वो देख लूँ क्या था, कंप्यूटर ऑन करके। हाँ, अगर आप पेज नंबर 34 इसका निकालें तो एक जो है वो पूरा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 34 पे पिक्चर बनी हुई है, ये बॉक्सेस बने हुए, ये करेक्शन कर लीजिए ज़रा, और कोशिश करें कि ये महकमा है, हमारा जो महकमा है ना सिंटेक्स बुक बोर्ड, उनको भी बताएं कि भाई अल्लाह का वास्ता ये करेक्शन कर लें। इसी तरह के राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स बने हुए ना, वहाँ पर लिखा हुआ है एक जगह पे, रेनिन प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटी। रेनिन ये लिखा हुआ है, रेनिन, रेनिन प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटी। ये रेनिन नहीं है भाई, हाई क्वांटिटी, ये रेनिन नहीं है। रेनिन तो एक एंजाइम को कहते हैं जिसका काम आपकी बॉडी के आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। रेनिन, एक दूसरा पेप्सिन भी होता है, ये एंजाइम है बेसिकली एक, तो इसका काम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है आपके ब्लड के अंदर। तो ये रेनिन नहीं है, असल में ये यूरिन है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है इन्होंने, यूरिन की जगह पे रेनिन लिख दिया। तो आपके ताल्लुकात हों तो उनको बताइएगा कि भाई ये ज़रा सही कर लो यार, ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसके अंदर, ठीक है। और ADH के भी ज़रा मैं फुल वर्ड देख लूँ, इसके मतलब भूल गया था। ADH का मतलब है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये ADH के फुल वर्ड्स हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इंशाल्लाह उसके ऊपर अगली वीडियो बना के इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।